नमस्कार, मैं निकिता और एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द आउटरिंग में। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की दशकों से गलत गणना कर रहे थे सैटेलाइट, और ऐसा एक अध्ययन के तौर पर साबित हुआ है। जलवायु परिवर्तन के लिए सैटेलाइट ने जो दुनिया में गर्मी के आंकड़े जुटाए हैं, उनकी गणना में कमी थी जो दशकों से चल रही थी। पिछले कई सालों से हमारे वैज्ञानिकों के अध्ययन बता रहे हैं कि मानव गतिविधियों की वजह से पूरी दुनिया गर्म हो रही है। इन अध्ययनों के लिए अब शोधकर्ताओं के पास सैटेलाइट के भी आंकड़े मिलने लगे हैं, जो पूरे संसार के कठिन और दुर्गम इलाकों की जानकारी भी देने में सक्षम है। ये आंकड़े ही बहुत से अध्ययनों में उपयोग भी किए गए हैं। नए अध्ययन से पता चला है कि सैटेलाइट ने पिछले 40 सालों में जो वायुमंडल के गर्म होने के अनुमान लगाए हैं, वे वास्तविकता से कम हो सकते हैं। कहाँ हुई गड़बड़ी हवा के तापमान और उसकी नमी का गहरा संबंध होता है, लेकिन इस अध्ययन के मुताबिक बहुत से क्लाइमेट मॉडल्स में उपयोग किए जाने वाले मापन में इस संबंध से कुछ हटकर गणना की है। कैलिफोर्निया की लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के क्लाइमेट साइंटिस्ट बेन सेंटर ने बताया कि इसका मतलब है कि या तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल के सैटेलाइट तापमान का कम मापन कर गए हैं, या फिर उन्होंने नमी का कुछ ज़्यादा ही मापन कर लिया है। इन मापनों में अंतर क्या है? सेंटर ने कहा, फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि कौन सा निष्कर्ष ज़्यादा विश्वसनीय है। हमारा विश्लेषण बताता है कि बहुत से आंकड़ों के समूह, खास तौर पर महासागरों की सतह और क्षोभमंडल की गर्मी के बहुत छोटे आंकड़ों में गड़बड़ी हो सकती है। ये तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र तरीके से किए गए मापन में अलग है। 4 तरह के अनुपातों की तुलना की गई। इसका साफ मतलब है कि जो मापन दर्शाते हैं कि कम गर्म हैं, वे भी कम विश्वसनीय हो सकते हैं। सेंटर और उनकी टीम ने 4 अलग जलवायु विशेषताओं के अलग अलग अनुपातों की तुलना की। इन्हें कटिबंधीय समुद्री सतह का तापमान और कटिबंधीय वाष्प का अनुपात, निचले क्षोभमंडल के तापमान और कटिबंधीय वाष्प, मध्यम से उच्च क्षोभमंडल के तापमान और कटिबंधीय वाष्प का अनुपात, उच्च क्षोभमंडल के तापमान और उष्णकटिबंधीय वाष्प का अनुपात एवं मध्य से उच्च क्षोभमंडल के तापमान और कटिबंधीय समुद्री सतह के तापमान का अनुपात शामिल है। ग्रीनहाउस प्रभाव केवल पुरातन वायुमंडल को गर्म कर रहा था, महासागरों को नहीं, और ये एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने आई। क्यों हुई होगी ये गड़बड़ी, वो बताते हैं। क्लाइमेट मॉडल में ये अनुपात नमी और ऊष्मा के भौतिक नियमों के आधार पर ही परिभाषित किए गए। नम हवा को सूखी हवा की तुलना में देर से गर्म होते हैं और इसके लिए ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत है। वहीं गर्म हवा में सूखी हवा की तुलना में ज़्यादा हवा होती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि सैटेलाइट अवलोकनों ने आंकड़े जुटाते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखा, और ये कुछ स्पष्ट की गई बातें हैं। यह शोध पिछले महीने जर्नल ऑफ क्लाइमेट में प्रकाशित हुआ था। शोधकर्ताओं के मुताबिक यहाँ आंकड़ों के वे समूह जो नमी और ऊष्मा के भौतिक नियमों से मेल खाते थे, ज़्यादा सटीक थे। जो आंकड़ों के समूह ने वाष्प और तापमान के अनुपात के नियमों के अनुसार लिए गए थे, उन्होंने महासागरों की सतह और क्षोभमंडल को ज़्यादा गर्म पाया। इसी तरह जो आंकड़ों के समूह ने मध्य से उच्च क्षोभमंडल तापमान और समुद्री सतह के तापमान के अनुपात के नियमों के तहत लिए गए थे, उनमें भी समुद्री सतह के तापमान ज़्यादा पाए गए थे। 32 साल तक चलता रहा था वो ऐतिहासिक भूकंप, जिसने वैज्ञानिकों को किया हैरान। शोधकर्ताओं को ये भी कहना है कि इस बात पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि सैटेलाइट और कहाँ आंकड़े जुटाने में गलती कर सकते हैं। क्लाइमेट मॉडल्स को वास्तविक दुनिया के अवलोकनों से उनकी कारगरता जांचने से शोधकर्ताओं का गर्मी के इतिहास को सटीकता से जानने में मदद मिलेगी। इससे आंकड़ों के समूह की विश्वसनीयता की परख भी की जा सकती है। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द आउटरिंग को, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।